खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब आईना अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 3 का, जिसका उन्वान है गज़लियात हकीम मोमिन खान मोमिन। हकीम मोमिन खान मोमिन की हम गज़लें पढ़ेंगे और सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम हकीम मोमिन खान मोमिन का तारुफ हासिल करेंगे और दूसरे और तीसरे हिस्से के अंदर हम जो गज़लियात हैं उन दोनों गज़लों का मुताला करेंगे, तशरीह करेंगे उनकी, और चौथे हिस्से के अंदर जो निसाबी किताब में सवाल जवाब दे रखे हैं उनको हल करेंगे, उनकी मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा। इस सबक के अंदर बच्चों मोमिन खान मोमिन के हवाले से हम बात करेंगे। मोमिन क्या थे और उनका तर्ज तहरीर क्या था, कलाम की क्या क्या खुसूसियात थी, वो सभी चीज़ों का मुताला हम इस सबक में करने वाले हैं। बच्चों मोमिन खान मोमिन जो थे एक बहुत बड़े आलिम थे, बहुत ऊंचे दर्जे के शायर थे, गालिब और ज़ौक़ के हमअसर थे, उनके दौर के अंदर थे गालिब और ज़ौक़ के, उनके साथ ही शायरी करते थे, रियाजी के माहिर थे, इल्म नुजूम के माहिर थे, शतरंज के भी बड़े माहिर खिलाड़ी थे और रम्माल भी थे आप। तो कई तरह के फ़न और महारत में आप माहिर थे, कई तरह की तालीमात आपने हासिल की थी और आपकी गज़ल गोई की कोई बराबरी आपकी नहीं कर सका है। आपने कसीदे भी लिखे हैं, मरसिये भी लिखे हैं, मसनवी के अंदर भी हाथ आजमाई की है, लेकिन जो उरूज आपने गज़लों को बख्शा है, जो फ़न आपने गज़लों के ज़रिए इतना ज़ाहिर किया है, वो उन चीज़ों के अंदर, उन तसनीफ़ के अंदर वो फ़न नज़र नहीं आता है। आपने गज़ल को सही मानों के अंदर जो गज़ल का मफ़हूम होता है, उस मफ़हूम की ऊंचाइयों तक, उन बुलंदियों तक आप गज़ल को लेके गए। और आपकी गज़लों की लामुतनाही का आलम यह है कि जब गालिब ने आपके कलाम से एक शेर सुना कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो गालिब खड़े हो गए महफिल के अंदर और कहा कि ये शेर मुझे दे दो और इसके बदले में मेरा पूरा कलाम, पूरा दीवान मुझसे ले लो, जो भी मेरा दीवान है मैं वो देने के लिए तैयार हूं। इस तरह के गज़ल गो मोमिन खान मोमिन थे। तो आज हम हकीम मोमिन खान मोमिन का तारुफ हासिल करेंगे। शुरू करते हैं हम सबक हमारा। मोमिन खान नाम और मोमिन ही आपका तखल्लुस था। मोमिन खान नाम था और हकीम थे आप, तिब के माहिर थे, और मोमिन तखल्लुस करते थे आप। हकीम गुलाम नबी खान के बेटे थे। 1800 में बमुकाम दिल्ली आपकी पैदाइश हुई। हिकमत उनका खानदानी पेशा था। जो आपके अजदाद हैं, वालिद हैं, दादा हैं, वो सब खानदानी हकीम थे, तो वहीं से आपको विरासत में मिला हिकमत और खानदानी पेशा था आपका। आपके दादा तबीब की हैसियत से शाही दरबार में मुलाजिम थे। शाही दरबार से वाबस्ता था आपका खानदान। आपके दादा भी तबीब थे जो शाही खिदमत करते थे, और शाही खिदमत के सिले में ही उन्हें चंद मुआवजात जागीर में मिले थे। शाही खिदमत के एवज में शाही हुकूमत के जरिए आपको जागीरें दी गई थी, जमीनात दी गई थी, जागीरदार बना दिया गया था आपको। बाद में अंग्रेजी सरकार ने जागीर के एवज में पेंशन मुकर्रर कर दी थी और मोमिन को भी विरासत में ही पेंशन मिलती रही। जब शाही हुकूमतें खत्म हो गई, मुगलिया हुकूमत खत्म हो गई, नवाबों का, राजाओं का राज चला गया और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया हर जगह, तो अंग्रेजों ने जो जागीरदार थे उनकी जागीरें जब्त कर ली, और जागीरें जब्त करने के बाद उनकी पेंशनें बांधी एवज में। जिसकी जितनी जितनी जागीरें थी, जो जिसकी हैसियत थी, उसके मुताबिक ही उनकी पेंशन मान दी। तो हकीम मोमिन खान मोमिन की भी पेंशन जो दादा की बनी थी उसी हिसाब का गुजर चलता गया। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी के अंदर मुआशी परेशानियां नहीं थी, तंग हाल नहीं थी जिंदगी, फुर्सुदा हाल थे, अच्छे खाते पीते घर से ताल्लुक रखते थे। तो जिंदगी में गम और अलम आपके नहीं था, आपके जिंदगी के अंदर ऐशो इशरत के सामान सारे मुहैया थे। मोमिन की इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। शाह अब्दुल कादिर से अरबी का दरस लिया और तिब की तालीम अपने वालिद से ही हासिल की थी। इसके अलावा मोमिन को रियाजी, इल्म नुजूम और रमल वगैरह में भी महारत हासिल थी। रियाजी में आप माहिर थे, इल्म नुजूम जो तारों का और तारों के आसमान का जो इल्म होता है वो होता है, और रमल भी उसी तरह का नजूमी का इल्म है जिसके अंदर तारों के जरिए बताया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो रियाजी, गणित के आप अच्छे माहिर थे और शतरंज के भी बहुत माहिर खिलाड़ी थे। खुशहाल घराने से ताल्लुक के सबब मुआशी फिक्रात से आज़ाद रहे
مومن بڑے خوش طبع، زندہ دل، یارباش اور آزاد مشرب انسان تھے۔ آزاد مشرب جو کسی فرقے کسی طبقے کو نہیں مانتا ہو، سبھی مذاہب کی عزت کرنے والا، سبھی مذہبوں کو ماننے والا آزاد مشرب کہلاتا ہے، کسی ایک طبقے فرقے میں بند کر نہیں رہے۔ شاعری میں شاہ نصیر سے مشورہ سخن کرتے تھے۔ آگے آتے ہیں ہم مومن کی زندگی کے بارے میں کہ مومن نے اس دور میں آنکھ کھولی جب سودا، میر، درد اور سوز جیسے کامل الفن اساتذہ کی شاعری کے چرچے ہو رہے تھے۔ جب مومن ہوشیار ہوئے اور شاعری کا شوق آپ کو پروان چڑھا، جب آپ باقاعدہ تربیت لینے لگ گئے شعر و شاعری کرنے کے، اشعار کہنے کے لیے، تو اس وقت کا ماحول بڑا سازگار تھا۔ بڑے بڑے جو شعرا تھے وہ اس وقت زندگی کے اندر باحیات تھے اور وہ بہت اچھی شعر و شاعری کر رہے تھے، اور جو ان کی شعر و شاعری تھی اس نے مومن کے دماغ کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا، مومن کو بھی متاثر کیا۔ ایسی پرکیف فضا میں مومن کی شاعری پروان چڑھی، اور پھر جب یہ ماحول ملا مومن کو، اتنا اچھا ماحول ملا، تو مومن بھی اشعار کہنے لگ گئے اور خوبصورت اشعار آپ کہنے لگے۔ مومن نے اردو غزل کو اس کے حقیقی معنی میں استعمال کیا اور اس میں ایک اچھوتے پن کا احساس کرایا۔ اردو غزل کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے، عشق و محبت کی باتیں کرنا، حسن و لطافت کی، لطف و لذت کی باتیں کرنا، ان معنوں کے اندر، ان مفہوم کے اندر مومن خان مومن غزل کو لے گئے، اور غزل سے انہوں نے پرکیف ایک الگ ہی کشش پیدا کر دی، الگ ہی رنگ روپ غزل کو انہوں نے بخش دیا۔ حالانکہ ان کی غزل حسن و عشق کے محدود دائرے میں رہی، مگر انہوں نے اپنی فکر انگریزی سے اس میں جدتیں پیدا کی اور معاملات حسن و عشق کو اس طرح پیش کیا کہ ہر جگہ نئی کیفیت اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھا دوں حقیر مومن خان مومن کے کلام کے بارے میں۔ مومن خان مومن، میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ غزل کو جو اس کا اصل معنی ہے، غزل کے معنی تھے جو لغوی معنی میں آپ کو بتاؤں، لفظی معنی ہیں کہ حسن و عشق کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ لیکن غزل اپنے ان مفہوم کے اندر، اپنے اس حدوں کے اندر کبھی بھی رکی نہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کر جدیدیت کے حامی جو دوسرے ہوئے ہیں، غالب جیسے شعرا، انہوں نے غزل کے فن کو بہت اونچا معراج بخشی تھی۔ لیکن مومن خان مومن غزل کو وہی لے کے گئے کہ جو اصل معنی میں غزل ہے۔ غزل کے اندر آپ نے آرائش و سازائش، حسن و عشق اور دیگر دوسرے طرح کے حسن و عشق سے متعلق چیزیں اپنی غزل کے اندر، اپنے اشعار میں انہوں نے شامل کی۔ تو یہ پرانے تو لے گئے، حسن و عشق تک تو محدود رہ گئی، لیکن حسن و عشق کے معاملات میں بھی آپ نے جدتیں پیدا کر دی، نیا پن پیدا کر دیا۔ وہ جو پرانی تھی روایتیں، ان روایتوں کو چھوڑ کر آپ نئی راہ کے اوپر غزل کو لے کر آئے۔ تھا حسن و عشق کا ہی راستہ، لیکن حسن و عشق کے اندر بھی آپ نے نئی آرائشیں، نئی کاوشیں پیدا کر دی اس کے اندر۔ تو حسن و عشق کو اس طرح پیش کیا کہ ہر جگہ نئی کیفیت اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو مومن کا دھیان رکھنا ہے کہ پرانے طریقے سے غزل لکھی، پرانی روایتوں پہ غزل لکھی، لیکن غزل کے اندر تازگی پیدا کر دی، نیا پن دے دیا غزل کے اندر، کہ پڑھنے والے کو، قاری کو اس میں نئے پن کا احساس ہوتا ہے، جدیدیت کا احساس ہوتا ہے، اور پڑھنے کے اندر اس کو انوکھے پن کا احساس ہوتا ہے، نئے پن کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اس کو وہ احساس نہیں ہوتا کہ جو پرانے طرح کی غزلیں لکھی جاتی تھی حسن و عشق کی، ان سے الگ ہٹ کر الگ موضوعات پر انہوں نے بات کی، لیکن موضوع وہی تھے حسن و عشق سے متعلق ہی۔ آگے آتے ہیں، مومن کی غزلوں میں نازک خیالی، اسلوب کی جدت، سادگی، روانی، برجستگی، جذبات کی شدت، سبھی کچھ موجود ہے۔ برجستگی، موضوع کے مطابق جہاں جس چیز کو ہونا چاہیے وہ چیز وہیں آپ کو مومن کی غزلوں کے اندر ملے گی، جس کی جہاں استعمال ہے وہ چیز آپ کو وہی نظر آئے گی۔ مومن اپنی طبیعت کی رنگینی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے کلام میں ہر جگہ حسن و عشق، نزاکت، لطافت اور رنگین بیانی نظر آتی ہے۔ جب آپ مومن کا بیان پڑھیں گے، میر کا بیان پڑھیں گے یا میر کی غزلیں پڑھیں گے، تو آپ کو وہاں پر سوز و گداز نظر آئے گا۔ وہ جو پیشن نظر آئے گا، وہ پیشن مومن کی غزلوں میں ایک نئے روپ کے اندر آئے گا۔ یہاں وہ پیشن لذت لے کر آئے گا، لذت کے روپ میں مزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ رنگین خیال کے آدمی تھے اور عشق و محبت کی باتیں بہت لذت کے ساتھ یہ کہنے کے حامی تھے۔
मोमिन की गज़लों में असर आफरीनी और जज्बात की सदाकत के साथ वारदात हकीकत का बयान नुमाया है। वो छोटी छोटी बहरों में बड़े मौसर मज़ाइन में बांधते हैं। छोटी छोटी बहर होती थी उनकी गज़लों की, और छोटी बहरों के अंदर ही बड़े असरदार बातें आप कहते थे। उन्होंने मक्ता में अक्सर तखल्लुस को बड़ी रियायत के साथ इस्तेमाल किया है। मोमिन के जो तखल्लुस इस्तेमाल किए हुए हैं, तो वो तखल्लुस जब हम गज़ल पढ़ेंगे इनकी, उसमें भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तखल्लुस इस तरह से इस्तेमाल किए हैं कि कई बार हमें लगता ही नहीं कि तखल्लुस है या अल्फाज मोमिन का आपने इस्तेमाल किया है, सच्चे आदमी के लिए, दीनी मोमिन के लिए आपने इस्तेमाल किया है, तो वो अंदाज़ा नहीं होता। इस तरह से आपने बहुत खूबसूरती से अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। आगे आते हैं, और ये बात भी बहुत मशहूर है कि एक मुशायरे में जब मोमिन ने शेर पढ़ा, जो मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो ये वो शेर है कि जिसको जब गालिब ने सुना तो गालिब ने अपना पूरा दीवान देने की बात की थी कि मेरा दीवान ले लो, लेकिन मेरे नाम ये गज़ल, ये शेर जो है तुम्हारा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मेरे नाम लिख दो। जब ये शेर मिर्ज़ा गालिब को इस कदर पसंद आया कि उन्होंने इस शेर के एवज में अपना पूरा दीवान देने की पेशकश कर डाली। पूरा दीवान ले लो मुझे, बस मुझे ये शेर दे दो, एक शेर दे दो। मोमिन के कलाम में असलूब की जद्दत, पेचीदगी और सादगी के मुतज़ाद अनासिर भी शामिल हैं। पेचीदे, कई जगह पेचीदा अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। असलूब की जद्दत, पेचीदगी के मुतज़ाद अल्फाज का इन्होंने इस्तेमाल किया है। सादगी के मुतज़ाद अनासिर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। नाजुक ख्याली और तर्ज अदा का लतीफ़ पिराया उनकी गज़लों में निराली शान पैदा करता है। पिराया मतलब सजावट, आराइश, लगा जगह जगह लगाया हुआ। तो नाजुक ख्याली से और अपनी अलग अंदाज़े तर्ज से, अलग तर्ज तहरीर से ये अपने जो शेर होते हैं, अशार होते हैं, ये अपना कलाम होता है, उसको बहुत खूबसूरत बना देते हैं। मोमिन ने हुस्न और इश्क में बंधे टेके मज़ामीन में वो तनव्वु पैदा किया कि उसमें जाज़बियत का हुस्न मुनफरिद अंदाज लिए हुए नजर आता है। तनव्वु के माने होते हैं बच्चों रंगारंगी, तरह तरह के रंगों को इस्तेमाल करना, और जाज़बियत एक जगह जज्ब कर देना, एक जगह जमा कर देना। गालिब का जो इसका मोमिन का जो कलाम है, मोमिन का जो कलाम है, इसकी खास बात यह है कि जो हुस्न और इश्क की इन्होंने बातें की है, तो हुस्न और इश्क की बातों के अंदर इन्होंने अपने रंगीत ख्यालात का इज़हार किया है, रंगारंगी तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल करके, और सब चीज़ों को एक जाज़बियत दे दी है। एक जगह एक ही शेर के अंदर जज्ब होने का एहसास इनके कलाम कराते हैं। तो मज़ामीन में वो तनव्वु पैदा किया कि उसमें जाज़बियत का हुस्न मुनफरिद अंदाज लिए हुए नजर आता है, कि अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की हैं लेकिन फिर भी वो एक ही नजर आती हैं, एक दूसरे के अंदर पेवस्त हुई हुई नजर आती हैं। आगे आते हैं, उन्होंने अपनी बात को गैर मारूफ पेराया में कहने की फौकियत दी है। गैर मारूफ, जो मारूफ नहीं हो, जो जाना पहचाना नहीं हो, उस पेराए के अंदर उस तरह की कलाम करने की, उस तरह की खासियत के अंदर आपने अपना कलाम कहने की कोशिश की है। वो अपनी बात फलसफाना और हिकमत आमेज़ी के साथ कहने के कायल नहीं, और ना ही उनकी शायरी में इखलाकी कदरों की पेशरफ्त है, मगर उनकी शायरी कदीम अंदाज़े बयां के साथ जहनों में एक नई तरंग और नगमगी पैदा करती है। मोमिन की जो शायरी है वो लुत्फ की और मज़े की शायरी है। उसके अंदर आप नसीहतें नहीं करते, अच्छे अमाल पैदा करने की कोशिश नहीं करते, लोगों को सुधारने की कोशिश नहीं करते। उनकी जो शायरी है वो सिर्फ सुनने के लिए, मज़े के लिए, लुत्फ के लिए और हुस्न और इश्क की बातों के लिए उनकी शायरी इस्तेमाल की जाती है। तो वो जो पुरानी रिवायतें थी उन्हीं के ऊपर चलते हुए शायरी करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शायरी सुनने के अंदर बहुत हसीन और खूबसूरत लगती है, नई तरंगे और नगमगी पैदा करती है आपकी शायरी। वो इश्क मजाजी के गम्माज और हुस्न लामुतनाही के परस्तार हैं, और उनकी तमाम तर शायरी का दर्द, शायरी का दारोमदार इसी पर मौकूफ है। इश्क मिजाजी के गम्माज, इश्क मिजाजी को लिखने वाले, इश्क मिजाजी के ऊपर लिखने वाले। इश्क मिजाजी कौन से? दो तरह के इश्क होते हैं, एक इश्क मिजाजी जो दुनियावी इश्क है, और एक इश्क हकीकी जो दीनी इश्क है।
जो अपने रब से, अपने को पैदा करने वाले से जो इश्क है वो इश्क हकीकी है, वो सच्चा इश्क है। और इश्क मिजाजी, वो मिजाज के मुताबिक इश्क है, वो दुनियावी इश्क कहलाता है। तो आप इश्क हकीकी की बातें नहीं करते। अभी हमने पढ़ा कि आप जो है नसीहतें नहीं करते हैं, आमाल सुधारने की बातें नहीं करते, आप इश्क व मोहब्बत की बातें करते हैं। तो आप इश्क मिजाजी की बातें करते हैं और हुस्न लामुतनाही के पुरस्कार है। लामुतनाही जिसकी कोई इंतहा नहीं हो, जो कहीं खत्म होने वाला नहीं हो, बेहद बेहद हुस्न की बेहद तारीफें आप करते हैं। और उनकी तमाम तर शायरी का तारोमदार भी इसी चीज के ऊपर है। मोमिन के चंद मसनवियां और कसाइद भी हैं, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो गजल पर ही मरकूज हुई है। मोमिन ने कसीदे भी अच्छे लिखे हैं, मसनवियां भी अच्छी लिखी हैं, लेकिन जो उरूज आपको गजलियात की बदौलत मिला, जो खूबसूरती आपकी गजलों के अंदर मिलती है, वो खूबसूरती, उस तरह का उरूज, उस तरह का ओज आपकी मसनवियों में और आपके कसीदों के अंदर नजर नहीं आता है। हालांकि अगर हम दूसरे एतबार से आपके देखें, कसीदे मसनवियां देखें, तो वो भी बहुत आला दर्जे के हैं, बहुत उम्दा कसीदे आपके हैं, मसनवियां भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उरूज के ऊपर नहीं पहुंच पाई जो गजल आपकी पहुंची है। मोमिन अपने मुनफरिद और मखसूस शेर व मिजाज के सबब उर्दू शायरी में एक अलग पहचान रखते हैं। वो अपने अहद के बड़े मशहूर और मकबूल शायर थे। उनके शागिर्दों में नवाब गुलाम मुस्तफ़ा, शिफ्ता, तस्कीन, वहशत और नसीम जैसे कादिरुल कलाम शायर शामिल हैं। ये कौन है? मोमिन खान मोमिन के शागिर्द, जिन्होंने मोमिन से अपने कलाम की इस्लाह के लिए राब्ता किया, शागिर्दी इख्तियार की। और ये सब ही अपने अपने तरीके से बहुत मशहूर है। सबकी जो है काफ़ी गज़लें हमारे सामने आएंगी जब आगे क्लासों में जाओगे, तो इन सभी की मुस्तफ़ा वगैरह की, तस्कीन वगैरह की गज़लें आपके सामने आएंगी। तो ये उनके शागिर्द हैं, और जो ये भी बड़े अच्छा अपने आप के अंदर कामिलुल कलाम है। आगे आते हैं। मोमिन इल्म नुजूम और तारीख गोई में बड़े माहिर थे। उन्होंने अपनी तारीख वफात खुद निकाली थी, जो सच साबित हुई, यानी दस्तो बाजो बशिकस्त 1258 बमुताबिक 1851 में उन्होंने इस शिकस्ता हाली में वफात पाई। दस्तो बाजो बशिकस्त 1258 हिजरी के अंदर 1851 में आपने वफात पाई थी, और वफात आपने दिल्ली में ही पाई थी। ये थे बच्चों मोमिन की जिंदगी के हवाले से मुख्तसर मालूमात। इस सबक के अंदर यहाँ पर हमने मोमिन की जिंदगी के हवाले से बात की, और साथ ही मोमिन की तर्ज तहरीर और कलाम की खुसूसियात के ऊपर भी हमने बात की। इसी के साथ बच्चों ये हमारा हिस्सा सबक का मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम मोमिन की गज़लें पढ़ेंगे, दूसरे और तीसरे में, और उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। तो इसके अंदर से भी जो सवाल जवाब हैं वो उसी हिस्से के अंदर हम शामिल में करेंगे। अगले वीडियो तक आप इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।